brought to you by Infinix। आज पगली उदास है, इसके इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स की सेल मिस हो गई ना। अरे पगली टेंशन मत ले, इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली सेल अभी बाकी है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो में मैं आपको खबरें बताऊं उससे पहले लीजिए बिल्कुल आत्मीयता से भरा हुआ न्योता। लल्लन टॉप अड्डा, जहां पर सितारों के संग सेलिब्रिटीज, संगीत की दुनिया के, सिनेमा की दुनिया के, साहित्य की दुनिया के, समाज की दुनिया के आते हैं और अड्डे पर विराजमान होते हैं। और लल्लन टॉप अड्डे में क्या होता है, यहां पर मंच वगैरह नहीं होता है, मतलब कहने को होता है, पर महफिल होती है, आत्मीयता होती है। आप हाथ बढ़ाकर महसूस कर सकें इस तरह की आत्मीयता, अपने हिस्से के सवाल पूछ सकें इस तरह की आत्मीयता। तो आइए लल्लन टॉप अड्डे में जिंदगी का जश्न मनाएं। डिटेल्स नोट कर लीजिए। जो इंग्लिश पिक्चर टाइप के लोग हैं अपना कैलेंडर ब्लॉक कर लें। 18, 19 और 20 नवंबर को है दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में लल्लन टॉप अड्डा। एंट्री बिल्कुल फ्री है, कैसे कि आपने अपने हिस्से का प्यार और भरोसा हम पर लुटाते वक्त कोई चार्ज नहीं किया। तो अब हमारी बारी है, पूरी लल्लन टॉप की टीम रहेगी, क्विज होंगी, मौके पर नेता नगरी का लाइव शो होगा शुक्रवार के दिन 18 तारीख के दिन। तो अगर आपको नेता नगरी की ऑडियंस का हिस्सा बनना है और नेता नगरी के जो पैनलिस्ट हैं, जो परमानेंट पैनलिस्ट हैं, उनसे आपको सवाल पूछने हैं सौरभ द्विवेदी, राजदीप सरदेसाई, राहुल श्रीवास्तव से, और जो बहस हो रही है उसकी लाइव रिकॉर्डिंग देखनी है तो भी आपका स्वागत है। अगर आप किताब वाला के फैन हैं तो भी आपका स्वागत है। लाइव किताब वाला आपके सामने रिकॉर्ड होगा, गेस्ट इन द न्यूज रूम रिकॉर्ड होगा। और ऑडियंस में अभी तक गेस्ट इन द न्यूज रूम में न्यूज रूम के लोग होते थे, अब आप भी होंगे क्योंकि न्यूज रूम आपकी बदौलत है। तो लल्लन टॉप अड्डे का पहला न्योता लल्लन टॉप शो के दर्शकों को, आइए नारा दीजिए दोस्तों को, दिल्ली चलो, हमको टैग भी करिए जब आपका प्लान लॉक हो जाए, क्योंकि तब तक हम भी गुजरात का एक राउंड का चुनावी दौरा निपटा के आएंगे। तो आप कोने में आके पूछ भी सकते हैं, भाई साहब कौन जीत रहा है। चलिए हार जीत से परे समय का बयान शुरू करते हैं लल्लन टॉप शो। विधायिका, जिस पर कानून बनाने का जिम्मा होता है, कार्यपालिका, जिस पर उस कानून को लागू करने का जिम्मा होता है, और अगर कानून को लेकर कुछ मसला हो जाए तो न्यायपालिका, जिस पर सुनवाई का जिम्मा होता है कि कानून सम्मत ढंग से फैसले हुए या नहीं, और जो हुए वो संविधान के दायरे में है या नहीं, और कानून भी जो बने हैं वो कहीं संविधान की मूल भावना के खिलाफ तो नहीं है। अब ऐसे में न्यायपालिका भी अब लगातार स्पॉटलाइट में रहती है। विधायिका और कार्यपालिका तो रहती ही है, और स्पॉटलाइट में यह है क्योंकि भारत को आज नया मुख्य न्यायाधीश मिला है। ऐसे में भारत के मुख्य न्यायाधीश पर उतनी ही गंभीर जिम्मेदारियों का बोझ होता है जितना कि देश के प्रधानमंत्री पर। लेकिन दोनों में एक फर्क होता है, अगर बहुमत है तो प्रधानमंत्री के पास 5 साल का पूरा कार्यकाल होता है, लेकिन चीफ जस्टिस कम समय के लिए बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब तक किसी जस्टिस के चीफ जस्टिस बनने की बारी आती है, उनके रिटायरमेंट का वक्त भी आ जाता है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित को ही देख लीजिए, उनका कार्यकाल फकत 49 दिन का रहा बतौर चीफ जस्टिस। लेकिन अब लंबे वक्त के बाद देश को लंबे कार्यकाल वाले चीफ जस्टिस मिले हैं। आज यानी 9 नवंबर 2022 की तारीख को धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली। वो अगले 2 साल तक यानी 10 नवंबर 2024 तक देश के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। यूं तो सीजेआई अपने आप में एक बहुत बड़ा परिचय है, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ का एक परिचय यह भी है कि वो देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाईवी चंद्रचूड़ के बेटे हैं, जिनके नाम देश में सबसे लंबे वक्त तक चीफ जस्टिस रहने का रिकॉर्ड है। वो साल 1978 से 1985 के बीच मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे। तो पिता के बाद अब बेटे पर भी बड़ी जिम्मेदारी है। सुनिए जिम्मेदारी को संभालने के बाद उन्होंने मीडिया से क्या कहा। सामान्य नागरिक की सेवा करना ये मेरी प्रायोरिटी है। अब आप आगे देखते रहिए, कार्य से हम सारे भारत के सारे नागरिकों के लिए कार्य करेंगे, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे रजिस्ट्री के रिफॉर्म्स में हो, जुडिशियल रिफॉर्म्स में हो, हर चीज़ में नागरिक का हम ध्यान रखेंगे। सामान्य नागरिक की सेवा करना हमारी प्राथमिकता है। जब चीफ जस्टिस ये कहते हैं तो पूरा देश उनकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखता है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई की, हार्वर्ड से ही एलएलएम और न्यायिक विज्ञान में डॉक्टरेट किया, फिर वकालत की शुरुआत हुई। उसके बाद 29 मार्च 2000 को उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।
31 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। अब देश के चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। करियर बड़ा हो या छोटा, कोई जस्टिस हमेशा अपने फैसलों और टिप्पणियों के लिए याद किया जाता है। जब हम ज़हन में जस्टिस चंद्रचूड़ के नाम को उतारते हैं तो कई महत्वपूर्ण केस याद आते हैं जिस पर उन्होंने फैसले दिए या उस फैसले वाली बेंच का हिस्सा रहे। आधार कार्ड और प्राइवेसी पर दिया गया उनका फैसला तो नज़ीर है। उन्होंने अपने फैसले में कहा था, कोई भी वेलफेयर स्कीम किसी इंसान की प्राइवेसी को बाधित नहीं कर सकती। राइट टू प्राइवेसी के मसले पर जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने पूर्व चीफ जस्टिस और अपने पिता वी वाई चंद्रचूड़ का फैसला पलट दिया। उन्होंने 1976 के एडीएम जबलपुर केस में अपने फैसले में कहा था, निजता का अधिकार संविधान का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने अपने पिता और पूर्व सीजीआई के फैसले को गंभीर रूप से गलत बताया था। जस्टिस चंद्रचूड़ राइट टू डिसेंट के भी समर्थक रहे हैं। उन्होंने विरोध के अधिकार को भी अपने फैसलों के जरिए संरक्षित किया है। सरकार के खिलाफ बोलने पर गिरफ्तारी के मामले में उन्होंने कई बार साफ कहा, विरोध का अधिकार सोसाइटी के लिए एक सेफ्टी वॉल्व की तरह है। अगर आप किसी को सरकार की आलोचना से रोकते हैं तो गलत करते हैं, नहीं रोक सकते। राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, विमेन राइट्स, राइट ऑफ चॉइस जैसे मसलों पर उनकी राय फैसलों के जरिए हर तरह से प्रोटेक्ट करने की रही। हाल ही में राइट टू अबॉर्शन पर दिया गया उनका फैसला भी उदाहरण बना। उन्होंने कहा था, कोई भी महिला चाहे वो विवाहित हो या नहीं, उसे गर्भपात चुनने का अधिकार पूरी तरह से है। एलजीबीटीक्यू के मुद्दे से जुड़ी धारा 377 को खत्म करने का उनका फैसला भी पिछले एक दशक के महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों में गिना जाता है। सेना में महिलाओं के परमानेंट कमीशन का फैसला भी उन्होंने ही दिया था। इस मुद्दे पर उन्होंने सरकार को काफी लताड़ भी लगाई थी। ऐतिहासिक अयोध्या मामले की बेंच में भी वो शामिल थे। सब जानते हैं फैसला मंदिर के पक्ष में सर्वसम्मति से हुआ था और मस्जिद के लिए भी उस स्थल के बाहर जमीन दी गई थी। यानी चंद्रचूड़ साहब के केसेस की कतार लंबी है। जिस पर उन्होंने फैसले दिए उनकी भी, और जिन पर उन्हें फैसला करनी है उनकी भी। और अब हमारी नज़र, हमारी दिलचस्पी इसमें ही है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश अगले 2 बरस में वो कौन से नीति से जुड़े फैसले हैं, सरकार से जुड़े फैसले हैं, नागरिकों से जुड़े फैसले हैं, जिन पर अपनी राय, अपना मत, अपना फैसला, क्योंकि न्यायाधीश की कोर्ट में दी गई राय नज़ीर होती है, खुद में एक कानून होता है। किन फैसलों पर बात करेंगे, इसके लिए हमने अलग अलग विद्वानों से, इस फील्ड में एक्टिव अलग अलग लोगों से बात की। सबसे पहले आप सुनिए इंडिया टुडे ग्रुप की लीगल करेस्पॉन्डेंट अनीशा माथुर से कि नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कौन से महत्वपूर्ण फैसले लेने की जिम्मेदारी है जिनसे देश का इतिहास बदल सकता है। बड़े मैटर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित है, और खासतौर से वो जिन पर चीफ जस्टिस पर जो सवाल उठाया जाएगा कि ये मैटर सुने जाने चाहिए जरूर। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर जो मैटर है, आप देख रहे हैं पिछले कई सालों से ये मैटर सुनवाई पर नहीं आया है। पिछले कुछ महीनों में भी 2-3 बार ये मुद्दा उठा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम जो है वो सही है या नहीं, और उसकी वजह से जो हमारी डेमोक्रेसी पर असर पड़ता है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को कुछ देखना चाहिए। वो मैटर भी अभी सुनवाई पर आया नहीं है। अब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ उसको किस तरह से सुनते हैं, उसको किसके साथ, कौन सी खंडपीठ के सामने सुना जाता है, चीफ जस्टिस खुद उसको सुनते हैं, वो भी देखना होगा। आगे की अगर आप देखें तो आर्टिकल 370 यानी कि जो कश्मीर के मैटर्स हैं वो लंबित हैं। सीएए जो मैटर्स हैं वो अभी लंबित हैं, उनमें कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के सामने फिलहाल 54 मैटर्स जो हैं वो अभी तक सुने नहीं गए। हालांकि चीफ जस्टिस ललित जो अभी कल ही रिटायर हुए हैं, उन्होंने 34 के आसपास कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मैटर्स कम से कम बेंच के सामने तो रख दिए थे, लेकिन उनमें से बहुत सारे मैटर्स भी अभी सुने नहीं गए हैं। तो ये सभी मामले हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस के मामले हैं, वो जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने आएंगे। उनसे सवाल पूछा जाएगा कि ये किस तरह से सुनवाई पे आएगा, क्या होगा। दूसरी बात अगर आप ये देखें तो फिलहाल उनके सामने एक ये टेक्नोलॉजी और सरकार को बैलेंस के साथ भी सही से आगे बढ़ने का भी मुद्दा जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने है। हमने अभी कुछ महीनों में देखा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेकर हर चीफ जस्टिस को थोड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है। जस्टिस चंद्रचूड़ क्योंकि इतना लंबा कार्यकाल है, बहुत सारे जजों की अपॉइंटमेंट उनके हाथ में रहेंगी, ना केवल सुप्रीम कोर्ट बट हाई कोर्ट में भी बहुत सारे जजों की अपॉइंटमेंट उनके हाथ में रहेंगी, और उसको लेकर क्या सरकार से किस तरह से वो कोऑपरेट कर पाते हैं या कभी सरकार से तनातनी हो जाती है, जो कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है। बड़ा मैटर है। इसके अलावा सीजीआई चंद्रचूड़ के ही कार्यकाल के दौरान 2024 में
लोकसभा के चुनाव होंगे, इस लिहाज से उनका कार्यकाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उस वक्त चुनाव से जुड़े कई मामले सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। चीफ जस्टिस की शपथ लेने से पहले सीजेआई चंद्रचूड़ का इंटरव्यू इंडियन एक्सप्रेस के लिए पत्रकार अनंत कृष्णन ने किया। उन्होंने पूछा, आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जवाब था, नेतृत्व करना मेरी पहली प्राथमिकता है। मैं जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था तब भी मेरा हमेशा से मानना रहा है मुख्य न्यायाधीश सबसे जरूरी न्यायिक वर्ग को नहीं छोड़ सकता। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, आपको एक न्यायाधीश के रूप में स्वयं के कार्य पर ध्यान देना होगा। ये कहते हुए मैं जानता हूँ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अब भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने पर भारी अतिरिक्त प्रशासनिक जिम्मेदारी होगी। मैंने पहले भी हमेशा ये कहा है कि हमारी न्यायिक प्रणाली औपनिवेशिक मॉडल पर आधारित है, जहां व्यक्तिगत नागरिकों को न्याय की तलाश करनी होती है। मेरा मिशन हमारी प्रणाली को और अधिक सरल, पारदर्शी और कुशल बनाना है ताकि न्यायपालिका के साथ आम नागरिकों का संपर्क आसान, सरल और पारदर्शी हो। दूसरा, निश्चित रूप से अंतरात्मा की आवाज़ और कर्तव्य की पुकार है, क्योंकि मैं इस तथ्य से अवगत हूँ कि न्यायपालिका आम नागरिकों के लिए विश्वास का एक ज़बरदस्त स्रोत है। बातों से साफ है उनका फोकस न्यायिक कार्य पर ही ज्यादा रहने वाला है। बावजूद इसके उनके सामने जुडिशियल रिफॉर्म्स की भी कई चुनौतियां हैं। सुनिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर प्रदीप राय क्या कहते हैं इस पर। के सामने ये होगी कि किसी भी तरह से जो न्यायपालिकाओं में खाली पद हैं इनको भरना बहुत जरूरी है, और ये हर फोरम पे है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, ट्रिब्यूनल्स में है, हाई कोर्ट के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। इसके अलावा एक और बड़ी बात है जो कि बार बार एक लॉ मिनिस्टर का बयान आया कि जो कोलेजियम सिस्टम है हमारा, वो कोलेजियम सिस्टम एक तरह से काम नहीं कर रहा है। हमें कोई एक तरह की चल रही है प्रोपेगेंडा की भारत में जज ही जज को बनाते हैं और ये सारा काम छोड़ के यही काम कर रहे होते हैं, जबकि ये सही नहीं है। करीब 80 मामले रोज एक जज हमारे यहाँ सुनता है, और हमारे यहाँ जो आबादी के हिसाब से संख्या देखें तो वो भी कम है। और ये भी एक बात है कि जब आप चाहते हैं कि न्यायपालिका इंडिपेंडेंट हो और इसको सरकार के द्वारा या पार्टियों के द्वारा उसको कोई दखल नहीं हो, तो इस प्रक्रिया को चला पाना और इस तरह के प्रोपेगेंडा से निपटना ये भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आप भारत में जो न्यायाधीश हैं ये बोल नहीं सकते, मीडिया में नहीं जा सकते, इनके लिए तो हमें ही आना पड़ता है। और मैंने पिछली बार जब फेयरवेल था जस्टिस ललित का, तो मैंने ये बात बोला भी कि ये जो बार एसोसिएशन से ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप किसी भी तरह से न्यायपालिका के काम में दखलंदाजी करें। ये दो बात हो गई। और तीसरी जो हमारी बैकबोन है, जो हमारी जुडिशरी का जो बैकबोन है, वो लोअर जुडिशरी है, ट्रायल कोर्ट है। और वहां पर कोर्ट के अंदर ये हालत है कि वहां पर आपको कमरे नहीं है जजेस के पास, उनके पास सुविधाएं नहीं है, पेपर्स नहीं है, स्टेनो नहीं है, जजेस के अपॉइंटमेंट्स नहीं है, तो आप कुल काम जो होना चाहिए वो उस तरह से काम सफल तरीके से नहीं हो पाता है। और डिले का जो दोषी है वो न्यायपालिका को माना जाता है, न कि इस बात के लिए कि सरकारों ने ठीक तरह से लोगों को अपॉइंट नहीं किया है, अपनी भर्तियां नहीं, जो रिक्तियां हैं वो भरी नहीं। एक बात ये भी होती है। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहूं कि भारत के अंदर जस्टिस चंद्रचूड़ के आने के बाद इन पे निगाहें पूरी दुनिया की हैं। ये कोई ऐसे न्यायाधीश नहीं है कि बस छोटा टेन्योर हो या इनसे कोई उम्मीद नहीं हो, क्योंकि इनके पिता भी 7 साल तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे और उनके बाद ये सेकेंड जनरेशन में चीफ जस्टिस बनने वाले पहले व्यक्ति हैं। और इसके बाद जस्टिस नागरत्ना बनेंगी जो जस्टिस वेंकट रमैया जी की पुत्री हैं। लेकिन इतना जरूर है कि चंद्रचूड़ जी से जो लोगों को उम्मीदें हैं एकेडमिक होने के अलावा, जो इनके जजमेंट्स होंगे वो शायद पूरी दुनिया में पढ़े जाएं। मोदी सरकार के कार्यकाल में अब तक जितने भी सीजेआई हुए, उनके और सरकार के बीच कोलेजियम की व्यवस्था को लेकर एक लकीर खींची रही। सरकार के नुमाइंदे लगातार जजों की नियुक्ति की इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते रहे। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में सीजेआई ने इस पर भी जवाब दिया था, वो भी जान लीजिए। कहा था, किसी भी संवैधानिक लोकतंत्र में कोई भी संस्था पूर्ण होने का दावा नहीं कर सकती। जब कोलेजियम के कार्य करने के तरीके की आलोचना होती है तो हमें इसे सकारात्मक दृष्टि से देखना होगा। मुझे नहीं लगता कि ये समग्र रूप से न्यायपालिका की आलोचना को दर्शाता है, लेकिन वास्तव में हमें न्यायपालिका के अंदर और बाहर जो आवाज़ें सुनाई देती हैं उसके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और फिर व्यवस्था में सुधार की कोशिश करनी चाहिए। अधिक उद्देश्यपूर्ण मानदंड लाना चाहिए। सीजेआई का 2 साल का कार्यकाल है, इसी वक्त में उनकी बातों का परीक्षण होगा। कई आलोचक न्यायपालिका में सरकार के दखल की बात करते हैं। खासतौर पर तब खूब आलोचना हुई जब अहम फैसले देने वाले पूर्व चीफ जस्टिस गोगोई राज्यसभा चले गए। ऐसे में देखना रुचिकर होगा चीफ जस्टिस न्यायपालिका की स्वतंत्रता के मुद्दे पर किस तरीके के उदाहरण उपलब्ध करवाते हैं। लोगों को उम्मीदें खूब हैं, सिर्फ आम नागरिकों को नहीं, सिर्फ वकीलों को नहीं, वकालत में और भी आगे का शोध कर रहे लोगों को भी। ऐसे ही एक शोध करने वाले रिसर्च स्कॉलर हैं लॉ के मामले में, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, स्वप्निल। सुनिए उनको क्या उम्मीदें हैं। तो पहला सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त पेंडेंसी बहुत ज़्यादा मामले पेंडिंग है, करोड़ों के ऊपर पूरे देश भर में है, और सुप्रीम कोर्ट में करीबन 70,000 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं।
बहुत बार होता है कि केसेस सालों साल चलते रहते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो कोर्ट की एक छवि बन गई है कि यहाँ पे न्याय बहुत देरी से मिलता है, और जस्टिस चंद्रचूड़ ने खुद बोला है कि उनकी कोशिश रहेगी कि वो सुप्रीम कोर्ट को तारीख पे तारीख कोर्ट ना बनाए। तो उस ऐसी पेंडेंसी जो केसेस सालों साल पेंडिंग रहते हैं, उनको उनको सुझाव करने का कोई तरीका निकालना पड़ेगा कि उनका जल्दी से जल्दी उन पे फैसला लिया जा सके। दूसरा, पिछले कुछ सालों में ऐसी बहुत सी जन याचिकाएं कोर्ट के सामने फाइल करी जा रही हैं जो ऐसे मुद्दे उठाती हैं जिन पे फैसला सुनाना कोर्ट का काम नहीं है। जैसे नीतिगत मुद्दे हो गए, क्या कानून पार्लियामेंट को बनाना चाहिए, या राजनीतिक मुद्दे हो गए। और ऐसा बहुत बार होता है कि कोर्ट उन याचिकाओं को सुनती है, उस पे सरकार का पक्ष मांगती है, जबकि कोर्ट का काम ऐसा करना नहीं है। तीसरा जो चैलेंज उनके सामने वो ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था 1950 में, तो इसको एक संवैधानिक कोर्ट की तरह देखा गया था कि ये संवैधानिक फैसले सुनाएगा, संवैधानिक मुद्दों पे बात करेगा। परंतु पिछले कुछ सालों में कोर्ट संवैधानिक मुद्दों पे इतनी बात नहीं कर रहा है, इतने उन केसेस को नहीं सुन रहा है। और चीफ जस्टिस ललित ने इसकी तरफ पहल करी थी। उन्होंने कोशिश करी थी कि वो कुछ संवैधानिक बेंचेस का गठन करें जो सिर्फ संवैधानिक इश्यूज को सुनेगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हमारे संविधान से संदर्भ रखते हैं और जो पेंडिंग है काफी सालों से। तो जस्टिस चंद्रचूड़ से यही उम्मीद है कि वो और ऐसे बेंचेस का गठन करें जो संवैधानिक मुद्दों पे सुनवाई करें और उन पे फैसला सुनाएं। ये थी दिन की बड़ी खबर। अब रुख करते हैं सुर्खियों का। पहली सुर्खी में बात कमल की। भारत अगले साल होने वाले G20 समिट की मेजबानी करेगा। G20 यानी दुनिया के 20 प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह। हर साल मीटिंग होती है। इस साल ये इंडोनेशिया में 15-16 नवंबर को प्रस्तावित है, जिसके बाद अगले साल की मीटिंग के लिए भारत इंडोनेशिया से G20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। इसी की तैयारियों के सिलसिले में बीते दिनों 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट का लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च की थी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 की मेजबानी भारत के लिए बड़ा अवसर है, हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। सुनिए। भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। आज इसी संदर्भ में इस समिट की वेबसाइट, थीम और लोगो को लॉन्च किया गया है। मैं सभी देशवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। पर खबर सिर्फ इतनी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट के लोगो में दिख रहे कमल को कठिन समय में आशा का प्रतीक बताया। उसे सुनिए, फिर जो आगे प्रतिक्रियाएं आई उन पर बात करेंगे। इस लोगो में कमल का फूल भारत की पौराणिक धरोहर, हमारी आस्था, हमारी बौद्धिकता, इन सबको एक साथ चित्रित कर रहा है। हमारे यहां अद्वैत का चिंतन जीव मात्र में एकत्व का दर्शन रहा है। ये दर्शन आज के वैश्विक द्वंद्वों और दुविधाओं के समाधान का माध्यम बने। G20 समिट के लोगो में दिख रहे कमल के फूल को लेकर अब विवाद हो रहा है, क्योंकि कमल का फूल केंद्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लोगों में कमल के निशान को G20 समिट के लोगों में शामिल करने पर सवाल उठाया। ट्वीट कर कहा, 70 साल पहले नेहरू ने कांग्रेस के झंडे को भारत का झंडा बनाने के प्रस्ताव को ठुकराया था, लेकिन अब बीजेपी का चुनावी निशान भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 का आधिकारिक लोगो बन गया है। ये चौंकाने वाला है। हम जानते हैं पीएम मोदी और बीजेपी बेशर्मी से खुद को प्रमोट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की भी प्रतिक्रिया आई। कहा, कमल का फूल हमारा चिन्ह है, इस पर हमें गर्व है, लेकिन दुर्भाग्य से ये एक पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है। सुनिए। I'm very proud of the lotus as a symbol, but it has unfortunately been adopted by one particular party. Everyone of us is proud of our hand. But how would the BJP have reacted if the Congress government or the UPA government had put a hand in an international symbol for the country? You can say every Indian has a hand, but that doesn't mean that, when your party is using it as a symbol, that you can then put it on a national or international cause. कांग्रेस की ओर से आपत्ति आई तो सामने से जवाब भी आया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने जयराम रमेश के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा,
कमल के फूल को 1950 में तब की कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय फूल घोषित किया था। जयराम रमेश का जन्म 1954 में हुआ। भगवान जाने कांग्रेस पार्टी क्यों हर राष्ट्रीय प्रतीक को बदनाम करने और कमजोर करने का विकल्प चुनती है, जबकि वह खुद को जोड़ने के लिए यात्रा निकाल रही है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कमल हजारों बरस से भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। सुनिए। कमल आज से हजारों वर्षों से भारत और भारतीय संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी पुष्प, अरे भाई उनको ध्यान नहीं है। कबीर के भजन में अष्ट कमल दल चरखा सोहे, पंच तत्व गुण तीनी चदरिया, ये राम नाम रस बीनी चदरिया। वैसे उनको कष्ट भले ही हो, परंतु यह सत्य है कि यदि हमें इंटेलेक्चुअल सुपर पावर बनना है या इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है, तो लक्ष्मी जी भी कमल पर विराजती हैं और सरस्वती जी भी कमल पर विराजती हैं। तो जो कमल का विरोध करने की बात करते हैं, तो ये निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रति एक और अवमानना का प्रतीक है। भारत के राष्ट्रीय फूल कमल को हिंदू धर्म की मान्यताओं में पवित्र माना जाता है और धर्मों में भी। प्राचीन कला और संस्कृति में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। हमने डॉक्टर देवदत्त पटनायक से इसके पौराणिक महत्व को रेखांकित करने का आग्रह किया। उन्होंने ये जवाब दिया। वैष्णव परंपरा में जब हम कमल को देखते हैं तो वो सिंबल है धन धान्य संपत्ति मांगल्य की। एक तीर्थंकरों को भी कमल के साथ जोड़ा गया है। तो वहां पे भी हम देखते हैं कि वहां पे आध्यात्म का सिंबल हो जाता है। तंत्र में जो अष्ट सिंबल होता है, कमल दल, तो वो भी होता है, उसे भी कमल का तंत्रिक परम में ओम मणि पद्मने हम तिब्बतन बुद्धिज्म में यूज होता है। तो कमल का इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ एशिया में कमल को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है वैदिक काल से। एंड इट इज अ सिंबल विद मेनी 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 मीनिंग्स। G20 लोगो विवाद पर आपने नेताओं को सुना, स्कॉलर्स को सुना। अब उनकी भी सुनिए जो लोगो डिज़ाइन करते हैं, ताकि ये समझा जा सके कि किसी चिन्ह से पॉपुलर पर्सपेक्टिव कैसे बनाया जाता है। किसी लोगो को डिज़ाइन करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि जिससे ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचाया जा सके। स्वरूप दिया जाता है। लोगो सिंबल जो है वो कहा जाता है कि सब लिपियां पहले पिक्टोग्राफ से शुरू हुई थी। तो चित्र जो है गुफाओं में जब वो चित्रलिपि वगैरह की शुरुआत हुई, तो चित्र का बिकॉज वो सब हम पहले देखते हैं, उसके बाद उसको लैंग्वेज में तब्दील करते हैं या शब्दों में तब्दील करते हैं, स्क्रिप्ट में तब्दील करते हैं। तो चित्र का महत्व एकदम एक्चुअली प्रायर रहा है, प्राथमिक रहा है। सो लोगो सिंबल का इम्पोर्टेंस और ज़्यादा है। लोगो सिंबल अगर कोई जैसे कोई इवेंट हो, कोई ब्रांड हो जिसको एक से ज़्यादा भाषाओं के लोगों को टारगेट करना है, तो जो चित्र से, जो चिन्ह से, जो लोगो सिंबल से हम एक साथ कई सारे एथनिसिटी को, कई सारे प्रकार के या जो भाषाएं बोलने वाले, लिखने वाले लोगों को एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो लोगो सिंबल का वो महत्व रहा है। दूसरी सुर्खी का संबंध भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी से है। नीरव मोदी को भारत लाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। लंदन हाई कोर्ट ने आज 9 नवंबर को नीरव मोदी की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर की गई अपील को खारिज कर उसे भारत भेजने का आदेश दिया है। नीरव मोदी पर 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप हैं। पंजाब नेशनल बैंक घोटाला सामने आने के बाद जांच शुरू हुई तो वो भारत से भाग गया। फिलहाल लंदन की वेंट्सवर्थ जेल में है। नीरव मोदी ने मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की थी। हालांकि रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि नीरव मोदी का प्रत्यर्पण अन्यायिक या दमनकारी नहीं होगा। 12 अक्टूबर को नीरव मोदी की याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मोदी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। नीरव मोदी की उनका पक्ष सुनते हुए अदालत ने कहा था कि उन्हें भारत सरकार के इस आश्वासन पर कोई संदेह नहीं कि नीरव मोदी को मुंबई की आर्थर रोड जेल में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी। फिलहाल खबर लिखे जाने तक नीरव मोदी की टीम ने लंदन हाईकोर्ट के फैसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आज तक न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक नीरव मोदी को 14 दिन के अंदर वहां के सुप्रीम कोर्ट का रुख करना होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई सिर्फ तब होगी जब हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया हो कि याचिका जनहित वाली है।
तीसरी सुर्खी शिवसेना सांसद संजय राउत को मिली राहत से जुड़ी है। करीब 101 दिन से जेल में बंद संजय राउत को पीएमएलए कोर्ट ने जमानत दे दी है। पात्रा चौल मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 1 अगस्त के दिन संजय राउत को गिरफ्तार किया था। राउत के साथ ही इस केस के मुख्य आरोपी प्रवीण राउत को भी जमानत मिल गई है। हालांकि जमानत का आदेश आने के तुरंत बाद ही ईडी ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया, लेकिन कोर्ट ने संजय और प्रवीण राउत की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस मसले पर अब 10 नवंबर को सुनवाई होनी है। पात्रा चौल जमीन घोटाला 1000 करोड़ से ज्यादा का है, जिसमें वित्तीय अनियमितताओं में कथित भूमिका के लिए संजय राउत की गिरफ्तारी हुई थी। इस घोटाले में ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया था। इस स्कैम को एक सुर्खी में समेटना मुश्किल है। हम इस मुद्दे पर डिटेल में शो कर चुके हैं। अगर आपकी दिलचस्पी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में उस शो का लिंक देख सकते हैं और विस्तार से पात्रा चौल मामला समझ सकते हैं। चौथी सुर्खी समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके चुनावी क्षेत्र रामपुर के बारे में है। आज 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की विधायकी रद्द किए जाने के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने चुनाव आयोग को रामपुर में होने वाले उपचुनाव के लिए 11 नवंबर या उसके बाद नोटिफिकेशन जारी करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर सत्र अदालत को आदेश दिया कि वो पहले आजम खान की अपील पर विचार करे। आज सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की ओर से पेश हुए वकील पी चिदम्बरम ने दलील दी कि निचली अदालत के फैसले के बाद अगले ही दिन सीट खाली घोषित कर दी गई और 10 नवंबर को उपचुनाव की प्रक्रिया की तारीख तय कर दी गई, जबकि खतौली के विधायक को सजा 11 अक्टूबर को हुई थी और उसकी सदस्यता कल रद्द की गई। खतौली से जो विधायक जीते थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे। दर्शक जानते ही होंगे, भड़काऊ भाषण देने के मामले में 27 अक्टूबर को रामपुर की कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार देकर 3 साल की सजा सुनाई थी और 28 अगस्त को उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद 5 दिसंबर को रामपुर में वोटिंग और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होनी थी। इसे लेकर आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग से पूछा, क्या हर मामले में सजा होने के अगले ही दिन अयोग्य करार दे दिया जाता है? क्या इतनी ही जल्दबाजी सभी मामलों में होती है चुनाव के? अब संक्षेप में उस केस को भी जान लीजिए जिसके चलते आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई। मामला साल 2019 का है। आजम खान उस वक्त एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए रामपुर के मिलक विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। सभा स्थल पर काफी भीड़ थी। भारी संख्या में लोग आजम खान को सुनने के लिए पहुंचे थे। आजम पर आरोप कि उन्होंने सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रामपुर के तत्कालीन डीएम आंजनेय सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की। तब बीजेपी के नेता आकाश सक्सेना, जो पिछले विधानसभा चुनाव में आजम खान के मुकाबले बीजेपी के टिकट से लड़े भी थे रामपुर की सीट से, उन आकाश सक्सेना ने थाने में शिकायत दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मिलक कोतवाली में आजम खान के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन और भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया था। उसी पर भी ये खबर जो आपको बताई कि फैसला आया और फैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है, ये सब प्रकरण चल रहा है। एक आखिरी सुर्खी भी बता देता हूं चलते चलते। गुजरात से शुरुआती रुझान आने लगे हैं। चुनाव के नतीजों के नहीं, वो तो 8 दिसंबर को आएंगे और लल्लन टॉप पूरे दिन आपको विशेषज्ञों के साथ बताएगा भी हिमाचल और गुजरात के नतीजे। हिमाचल में हम आपको जमघट लगातार दिखा रहे हैं। हम आपको मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हम आपको कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, कांग्रेस के इंचार्ज राजीव शुक्ल, इन तीनों के लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यू दिखा चुके हैं। अगली बारी है देश के सूचना और प्रसारण मंत्री और हिमाचल प्रदेश से आने वाले नेता, वहां के सांसद अनुराग ठाकुर की, और जिसके बाद जमघट का सिलसिला शुरू होगा गुजरात में। पर रुझान क्या आ रहा है गुजरात से? गुजरात में लंबे समय से खबर चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर ओल्ड गार्ड, जो पुराने कद्दावर नेता हैं, मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, उनके टिकट काट सकती है। अक्सर सत्य पहले संभावनाओं के स्वरूप में आता है और फिर आती है उसकी पुष्टि। खबर आ रही है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी, पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, पूर्व मंत्री भूपेंद्र चुडासमा समेत कई बड़े नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल को चिट्ठी लिखकर सूचित किया है कि मैं अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। यानी उन संभावनाओं की पुष्टि हो गई है। गुजरात पर हमारी नजर बनी रहेगी और जल्द ही, कितने जल्द, 2 दिनों के भीतर आपको लल्लन टॉप के जियाले गुजरात की गर्वीली जमीन पर दिखाई देंगे, जो गुजरात की जनता से जानेंगे इस दफा जनादेश देते वक्त उनके मन में क्या प्राथमिकताएं हैं। लल्लन टॉप शो यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए और लल्लन टॉप अड्डे का न्योता याद रखिए। 18, 19 और 20 नवंबर नेशनल स्टेडियम दिल्ली। चलो दिल्ली। अब हम चलते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है लल्लन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है, नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो लल्लन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।